हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आपका दिव्य ड्रीम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम पिछली वीडियो में रोग के बारे में पढ़ रहे थे। रोग के बारे में हमने पढ़ा। अब रोग की बेसिक जानकारी जो थी, दैनिक जीवन की जो जानकारी थी वो भी मैंने बताई और कुछ रोग भी बताए थे, एक दो करके। एड्स के बारे में हमने बातचीत कर ली थी और हेपेटाइटिस के बारे में भी बातचीत कर ली थी। लेकिन अब हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को और आज हम पढ़ते हैं बहुत सारे रोगों के बारे में जो हमें परेशानी क्रिएट करते हैं। तो आइए दोस्तों मेरे साथ और बने रहिए वीडियो के साथ। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो के साथ बने रहिए। देखिएगा, नेक्स्ट रोग के बारे में हम बातचीत करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे जो वायरस है, वायरस जनित रोगों के बारे में हमारी बातचीत चल रही थी और वायरस जनित रोगों के बारे में बातचीत हम कर रहे थे। तो उसमें जो नेक्स्ट रोग है उसको अपन ले रहे हैं, तो उसका नाम है, देखिए दोस्तों, पोलियो। पोलियो जो रोग है इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। हर रोग से एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनता रहता है, तो आप बने रहना, ध्यान से समझना चीज़ों को कि ये होती क्या है। देखिए दोस्तों, पोलियो जो रोग है इसको कौन करेगा? तो इसका जो जनक हम कहें, यानी कि जो विषाणु है इसका वो जो है कौन रहेगा, देखिएगा, वो रहेगा एंटेरोवायरस। एंटेरोवायरस इसका संक्रमण फैलाएगा मेरे दोस्तों, पोलियो को। और अगर हम बात करें कि भाई इसका हम दूसरा नाम भी कह देते हैं कि भाई देखो, ये पोलियो वायरस भी के नाम से भी जाना जाता है, पोलियो वायरस। पोलियो का जो रोगजनक है, जो वायरस है, उसका नाम है एंटेरोवायरस। एंटेरोवायरस जो है उसको अपन पोलियो वायरस भी बोल सकते हैं, या फिर अपन बात करें कि भाई पोलियो को भी एक नाम और दिया जाता है मेरे दोस्तों। अगर ऊपर नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूँ। इसका जो उपनाम है या फिर जो दूसरा नाम है, इसको अपन कभी कभार एग्जाम में ये भी देखा है मैंने, तो दूसरा नाम इसको अपन कह सकते हैं कि इसका नाम जो है वो है पोलियोमाइसिटीज। अन्य नाम जो है वो है पोलियोमाइसिटीज। दो चीज़ें हमने पढ़ी दोस्तों। पोलियो जो है उसका रोगजनक हमने पढ़ा एंटेरोवायरस है, जो जिससे फैलता है वो। इसका दूसरा नाम हम बात करें कि पोलियो वायरस भी कह सकते हैं। और अगर हम पोलियो के रोग की बात करें, उसका उपनाम की बात करें, तो पोलियोमाइसिटीज के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखो इसमें होगा क्या कि भाई देखो, इस जब जैसे ये रोग हुआ, पोलियो जैसे किसी बंदे को हुआ, तो जो उसके जो लक्षण दिखेंगे ना, तो लक्षण की बात करें तो लक्षण क्या होगा? जो मेरुरज्जु है, बोन मैरो जिसे बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, या फिर हम कहें मेरुरज्जु, या फिर अपन कहें मस्तिष्क, या फिर एक चीज़ और है मेरे दोस्तों कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये इसमें प्रभावित होते हैं। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा पोलियो रोग होने पर वो मस्तिष्क, मेरुरज्जु और परिधीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? देखिए दोस्तों, इनसे क्या होगा कि जैसे हमारे जो अंग होते हैं ना, वो जो अंग हैं, अंगों के लिए संवेदना चाहिए होती है। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने जैसे ये हाथ यूँ रखा, अब मैं सोच रहा हूँ कि ये हाथ मुझे ऊपर लेके जाना है, तो जैसे ही मैंने सोचा कि मुझे हाथ ऊपर पहुँचाना है, तो देखो मेरा हाथ ऊपर भी पहुँच गया। तो कहने का मतलब ये कि हाथ नीचे से ऊपर जब पहुँच रहा है तो मैं कुछ संवेदना इसके लिए भेज रहा हूँ कि भाई तू ऊपर उठ जा, तो ये उठ गया। ऐसे ही इसमें जैसे ही पोलियो होता है, तो पोलियो जैसे ही हुआ तो ये जो संवेदना मैं पहुँचा रहा हूँ, तो अंगों को जो संवेदनाएँ हैं ना, ये जो संवेदनाएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं पहुंचेंगी। कहने का मतलब मेरे दोस्तों यही है कि अगर हाथ यूं है तो यूं ही रहेगा, अगर मुंह यूं है तो यूं ही रहेगा, अगर नार यूं है तो यूं ही रहेगी। तो कहने का मतलब मेरे दोस्तों यही है कि संवेदनाएं जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है।
क्यों? क्योंकि इसमें प्रभावित मेरुरज्जु, मस्तिष्क और परदीय तंत्र का तंत्र होते हैं, जिनका काम ही सिर्फ यही है संवेदनाओं को इधर से उधर फैलाना, और वही काम करना बंद कर दे तो सीधी सी बात है संवेदनाएं आएंगी ही नहीं। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। लक्षण हो गए हैं, जनक हो गया है, उपनाम हो गया है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो फैलता है ना पोलियो, वो देखो दूषित जल से फैलेगा और दूषित पानी से भी, दूषित जल और दूषित पानी से भी फैलेगा। दूषित जल और दूषित पानी से फैलने का मतलब मेरे दोस्तों यही है कि अगर दूषित जल से फैल रहा है तो लक्षण इसके जो रहेंगे वो देखो, एक तो पेट में दर्द रहेगा, पेट में दर्द के साथ साथ इसमें डायरिया बनेगा। ये सारे इसके पोलियो के लक्षण हैं। पेट दर्द और डायरिया की स्थिति जैसे ही देखने लगेगी तो हमको समझ आएगा कि पोलियो हो चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए पोलियो जो है, पोलियो को मिटाने के लिए या फिर पोलियो से छुटकारा पाने के लिए कुछ WHO या फिर हमारी भारत सरकार ने या फिर बहुत सारे देशों ने इसके लिए अभियान चलाया। अब अभियान की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन देखो दोस्तों ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए अब पोलियो को मिटाने के लिए अभियान चलाए गए बहुत देशों में अलग अलग, उन सब के बारे में बात करें तो देखिए अपन बात करें पल्स पोलियो अभियान की। पल्स पोलियो जो अभियान है जिसको बोलते हैं PP और P, तो पल्स पोलियो अभियान है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1988 में इसकी शुरुआत की। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हम अगर बात करें तो WHO ने 1988 में शुरुआत कर दी और उन्होंने एक टारगेट रखा, और टारगेट ये रखा मेरे दोस्तों कि जैसे ही 2000 आएगा, 1988 चल रहा है और 1988 से अगर हम 2000 तक की बात करें, 1988-2000 तक हमें बिल्कुल पोलियो को क्या करना है, ख़त्म करना है, बिल्कुल पोलियो को ख़त्म करना है 2000 तक। हमने ऐसा संकल्प लिया है। कब? जब हमने 1988 में जब इसकी शुरुआत की, एक अभियान चलाया गया और अभियान के तहत ये सोचा गया कि हम आज प्रण ले रहे हैं कि 2000 तक हम इसका पोलियो का नामो निशान मिटा देंगे। दोस्तों पोलियो का नामो निशान 2000 तक मिटा दिया जाएगा। अब देखो इसने भी, आप देखो थोड़ा सा आश्चर्यचकित होंगे कि ये जो WHO है ना, ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड का, लेकिन मैं बात करूं कि इसने भी एक जगह से कॉपी किया इसको, और कॉपी किया मेरे दोस्तों क्यूबा से। क्यूबा एक देश का नाम है साहब। इसने क्या किया, इसने 1987 में ही अपने राष्ट्र को पोलियो मुक्त कर दिया। पोलियो मुक्त कर दिया इस क्यूबा ने 1987 में। इसका मतलब कि 1988 में चेता है ये तो, लेकिन इससे एक साल पहले क्यूबा ने, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान फरमाना, क्यूबा ने 1987 में पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया था, एक साल पहले ही। तब इसने कॉपी कर लिया और इसने भी कह दिया कि 2000 तक हम कर लेंगे। लेकिन इन सब बातों को छोड़िए, अब हम बात करते हैं कि भाई भारत ने क्या किया इसमें फिर। अरे भारत तो कुछ करेगा ही। अब भारत ने भी सोचा कि भाई हमारे यहाँ भी पोलियो फैल रहा है, तो 1995 में हमारे भारत ने इसकी शुरुआत कर दी। और शुरुआत हुई मेरे दोस्तों दिल्ली से। दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सोचना, ध्यान से समझना। मैं क्या कह रहा हूँ, भारत ने 1995 में शुरुआत की और कहाँ से की? दिल्ली से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो रखी है। और देखिए दोस्तों 2015 में, 1995 से 2015 तक आते आते हम पोलियो मुक्त हो गए। 2015 में हम बिल्कुल पोलियो से क्या हो गए हैं? बिल्कुल मुक्त हो गए हैं। तो दोस्तों
पल्स पोलियो अभियान की हमने बात की कि WHO ने 1988 में शुरुआत की, टारगेट 2000 तक पोलियो से मुक्त होना, और इससे पहले क्यूबा ने 1 साल पहले 87 में पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया था। अब कॉपी कर दी इसने WHO ने इसकी। अब बात करें कि भारत क्या कर रहा था, और भारत ने तो 1995 में स्टार्ट किया साहब, और 1995 2015 तक आते आते पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित हमारा इंडिया हो चुका था। अब हम बात करें अगली, तो देखिए दोस्तों, देखिए इसको थोड़ा सा बात करें कि भाई ये जो है इसमें एक तो इंजेक्शन आता है, इसको थोड़ा सा हम देखें। पहले IPV आता था, इसका नाम है इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। ये एक इंजेक्शन होता था साहब, इंजेक्शन होता ऐसे और इसको लगाते और ख़त्म बात। लेकिन अब जो है थोड़ा सा मॉडर्न हो गया ज़माना, अब OPV आती है साहब। OPV का मतलब है कि ओरल पोलियो वैक्सीन। जिससे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा सा, और माँ कहती है कि भाई पोलियो का अभियान चल रहा है, या फिर सरकारी स्कूल में जाते हैं तो 2 बूंद ज़िंदगी की लेते हैं जो, तो वो यही है मेरे दोस्तों। OPV का हमको टीका लगाया जाता है। OPV जो है इसकी 2 बूंद आपके मुंह में डाली जाती थी बचपन में, आपने भी डलवाए होंगे और मैं भी डलवाता ही आया हूँ। तो अब वैक्सीन बन गई, हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी तैयार हो रखी है, पोलियो में कभी नहीं होगा। तो कहने मतलब ये है कि OPV अब चलता है, पहले इंजेक्शन चलते थे IPV वगैरह के, तो वहाँ पर वो बात चलती थी। अब देखिए इस तरीके से हमारा जो पोलियो रोग है वो ख़त्म होता है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट रोग की। तो देखिए दोस्तों, पोलियो के बाद अगर मैं बात करूं, बहुत ही शानदार रोग लेने जा रहा हूं साहब। पोलियो के बाद जो रोग है वो देखो रेबीज। रेबीज जो रोग है वो बहुत ही शानदार रोग है साहब, वायरस से ही फैलेगा। सभी रोग वायरस जनित ही चल रहे हैं, वायरस जनित ही रोग चल रहे हैं, और उसमें भी कौन सा आ गया अब रेबीज। रेबीज का अगर हम बात करें कि भाई जनक क्या हो सकता है इसका, तो जनक रहेगा मेरे दोस्तों रैबिडो वायरस। रैबिडो वायरस से ये रेबीज रोग फैलेगा। अब देखो ये पाया कहाँ जाता है रैबिडो वायरस, तो ये पाया जाएगा, देखो दोस्तों कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भाई कुत्ता काटने से रेबीज होता है, बस हमें तो कुछ नहीं पता। कुत्ता काटने से रेबीज होने लग जाएगा, तो मैं यहाँ जंतु क्यों लिख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जंतुओं की लार में पाया जाता है, जरूरी नहीं है कि कुत्ता की लार में पाया जाए। बंदर अगर आपको काटता है तो बंदर की लार में भी रैबिडो वायरस मिलता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। हम जरूरी नहीं है कि कुत्ते की लार में ही मिले, जरूर जंतु होते हैं बहुत सारे, जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो जंतुओं की लार में पाया जाएगा। जंतुओं की लार में क्या पाया जा रहा है, रैबिडो वायरस। अब देखिए दोस्तों, अगर जंतु किसी भी कुत्ते ने या फिर बंदर ने हमको काट लिया तो रैबिडो वायरस से हमें रेबीज हो गया। अब रेबीज जैसे ही हुआ तो दोस्तों हमें क्या होगा कि तेज बुखार आएगा। जैसे ही कुत्ते ने काटा तो तेज बुखार आने लग जाएगा। मांसपेशियों में साहब बहुत ज़्यादा दर्द मचेगा हमारी में, मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में क्या होगा, दर्द। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसमें जो है वो प्यास है ना, प्यास बहुत लगेगी, प्यास बहुत लगेगी। लेकिन प्यास तो लगेगी, लेकिन ये जो व्यक्ति है ना वो पानी से घबराएगा, पानी से घबराएगा ये व्यक्ति। प्यास तो खूब लगेगी लेकिन पानी से डर लगेगा इसको, और ऐसा लगेगा कि यार देखो मुझे मार ना दे कहीं, यार पानी कहीं इसमें डूब के मर जा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्यास बहुत लगेगी लेकिन पानी से ये डरने लगता है। उस रोग को अपन कहते हैं हाइड्रोफोबिया। पानी से डरने को अपन क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिया। अब देखिए जैसे ही ये पानी से घबराएगा तो देखो इसमें एक चीज़ और होगी कि जो इसकी अश्रु ग्रंथियां हैं ना, अश्रु ग्रंथियां मतलब जहाँ से आंसू निकलते हैं साहब। दर्द तो बहुत झेला है मेरे लाल ने, जो वीडियो देख रहा है उसने दर्द तो बहुत झेला है। वो दर्द झेला है तो रोता भी होगा
और रोता है तो तब रोते वक्त अश्रु ग्रंथियाँ ही सक्रिय होती है। अश्रु ग्रंथियों से साहब ये जो हैं वो बहुत ही सक्रिय हो जाएंगी जैसे ये रोग होगा, और जब सक्रिय हुई तो व्यक्ति क्या करने लग जाएगा, रोने लग जाएगा, हमेशा रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा। तो इस तरीके से रेबीज रोग की हमने बेसिक जानकारी ली। अब बात करते हैं अपन इसमें और नेक्स्ट बात क्या हो सकती है। भाई ध्यान से देखना, वीडियो को मज़ा आ रहा है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए मुझे कि मुझे और चीज़ों क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। शुरुआत ही कर रहा हूं मेरे दोस्तों, लगभग 5-7 वीडियो ही डाला हूं, लेकिन एक बात आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मैं हमेशा 2-3 साल तक इस पर वर्क करता रहूँगा, और जब तक वर्क करता रहूँगा तब तक मेरा नाम जान नहीं जाए सभी स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। मैं तब तक वर्क करता रहूँगा, पसीना बहाता रहूँगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा मेरे दोस्तों। तो देखिए अब हम बात कर रहे थे रेबीज का जो है, देखो कुछ प्राथमिक उपचार की बात करी। जैसे हमें कुत्ता खाया तो प्राथमिक उपचार हम कर रहे हैं, तो प्राथमिक उपचार में हम क्या करें, जैसे ही जहाँ खाया है ना उसको देखो साबुन से धो लो, साबुन से धो लो, और अगर अपमार्जक हो तो अपमार्जक से धो लो, या फिर देखो आयोडीन से भी आप धो सकते हैं, आयोडीन से धो लो। प्राथमिक उपचार हैं ये। कहने का मतलब ये है कि जैसे कुत्ता खाया तो आप जैसे दुकान तक जाए, डॉक्टर के पास जाए, तब तक आप उसको साबुन से धो जाओ, अपमार्जक से धो जाओ, या फिर आयोडीन है तो आयोडीन से भी धो के आप जा सकते हैं। अब बात करें कि भाई प्राथमिक उपचार तो हो गया साबुन अपमार्जक, तो इसके लिए जैसे अगर बात करें तो देखो टीका आता है, रेबीज का टीका लगवा लें आप। अब रेबीज के टीके की बात करें तो देखो होता क्या है, ये जो टीका है ना साहब, इस रेबीज के टीके को बनाया किसने था, लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके को लुईस पास्चर जी ने बनाया था। अब मैंने आपको देखो टैग दिया था कि मैं कहानी के तौर पे बताऊंगा सारी चीज़ें, तो सब बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए क्या लुईस पास्चर जी जो है ये टीका जब बनाने लग रहे थे, इस पर खोज चल रही थी, ये अपना मूड खराब करके बैठे थे प्रयोगशाला के अंतर्गत। लेकिन एक दिन क्या होता है मेरे दोस्तों कि देखो इसके जो पिताजी है ना, देखो ये रोड जा रहा है, तो इसके पिताजी की देखो ये दुकान थी। तो लुईस पास्चर जी यहाँ पहुँचे एक दिन, लेकिन इसके बगल में एक लोहार की दुकान हुआ करती थी। लुईस पास्चर जी जो है, उसके पिताजी जो है वो यहाँ दुकान करते थे दवाइयों की, और बगल में लोहार की दुकान होती थी। तो पहले बताते हैं मेरे भाई, जैसे ही कुत्ता वत्ता काट जाता था ना, तो पहले होता क्या था इस रेबीज रोग का इलाज, या फिर कुत्ता काटने के बाद इलाज जो होता था वो कैसे होता था। तो देखो हम बात करें कि जो लोहार है ना, ये यहाँ पे आ गया लुईस पास्चर जी यहाँ पे खड़े। लुईस पास्चर साहब ने देखा कि भाई देखो लोहार है, लोहार ने एक गरम रॉड, भट्टी के अंदर एक गरम रॉड बिल्कुल लाल कर रखी थी, और जैसे ही कुत्ता जिस व्यक्ति को कुत्ता काट गया था वो इसके पास आया, तो इसने क्या, जैसे मान चलो पैर पे लग गया, इसके पैर पे कुत्ते ने काट लिया, तो इसने जो गरम रॉड थी ना इसके जहाँ पे कुत्ता खाया वहाँ पे लगा दी। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। अरे पहले ऐसे ही होता था साहब, जहां से कुत्ते ने काटा वहां पे एक गरम रॉड, बहुत ही गरम, उसके घाव पे लगा दी जाती थी। ये इस तरीके से इलाज हुआ करते थे पहले, और उसमें हड्डी भी जल जाती थी, और बहुत सारी मांसपेशियां भी जल जाती थी, और कभी कभी तो वो पैर ही कट जाता था अलग। इस तरीके से भयानक उपचार हुआ करते थे पहले, और इस चीज को देखते हुए लुईस पास्चर जी का मूड ऑफ हो गया, मूड ऑफ हो गया लुईस पास्चर जी का। अरे भाई ऐसे तो काम चलने वाला कतई नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि वहां से प्रेरणा ली, और प्रेरणा लेके क्या बना दिया, रेबीज का टीका। अब किसी को रॉड लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टीका बन गया साहब। अब टीका बन गया तो पहले क्या होता था कि इस टीके के 14 इंजेक्शन लगते थे, और 14 इंजेक्शनों को कहाँ लगाया जाता था, नाभि के अंदर। पहले क्या होता था, जब जैसे कुत्ता काटता था तो 14 इंजेक्शन लगते थे, आप सबको पता है, लगवाए भी होंगे। और 14 इंजेक्शन कहाँ लगते थे, नाभि में। देखो यहाँ
लगते थे। लेकिन अब क्या होता है, थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है ज़माना साहब, और अब क्या होगा, अब केवल और केवल जो इंजेक्शन हैं वो लगेंगे साहब, कितने, 5। कितने लगेंगे, 5। और 5 लगने का जो तरीका है, जिस दिन हमें कुत्ता खाया उस दिन लगा दो, फिर इसके 3 दिन लगा दो, 3 दिन बाद, फिर इसके 7 दिन बाद लगा दो, फिर इसके 14 दिन बाद लगा दो। मतलब पहला जिस दिन काटेगा उस दिन, फिर 30 दिन लगेगा दूसरा, फिर 7वें दिन लगेगा तीसरा, और फिर 14वें दिन लगेगा चौथा, और लास्ट में जब 30 दिन हो जाएंगे तो 5वां लग के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 इंजेक्शन इस रेबीज के रोग के लगते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रेबीज रोग भी समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट रोग की तरफ। देखिए दोस्तों, देखिए मैं 2 रोगों को एक साथ पढ़ा रहा हूं, दोनों ही एक कॉमन रोग हैं, और उनको अपन एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, थोड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। देखो कैसे मैं बात करूंगा, देखो एक तो स्वाइन फ्लू की, और एक बात करूंगा मैं बर्ड फ्लू की। एक साथ ही बता देता हूं मैं इनको, और एक साथ ही आपको समझ भी आ जाएगा। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू की बात करें तो देखो, ये जो फैलेगा वो वायरस से ही चल रहे हैं, तो ये इसका जो वायरस रहेगा वो देखो H1N1 रहेगा। इसका जो वायरस है यानी कि बर्ड फ्लू का जो जनक है वो H5N1 रहेगा। ध्यान समझना, H1N1 स्वाइन फ्लू हो रहा है, बर्ड फ्लू की बात करें तो जनक H5N5 हो रहा है। ये जो है वो सुअरों से आया साहब। स्वाइन फ्लू जो रोग है वो कहाँ से आया, सुअरों से। और ये जो बर्ड फ्लू रोग है वो आया मेरे दोस्तों पक्षियों से। नाम से पता चला, बर्ड मीन्स पक्षी, तो पक्षियों से, और पक्षियों में भी खासकर कहाँ से आएगा, मुर्गियों से। ध्यान समझना चीज़ों को, मैं एक एक चीज़ बताते चल रहा हूँ। इसका जनक है H1N1, इसका जनक है H5N5। ये सुअरों से फैला, ये पक्षियों से फैला, और पक्षियों में भी खासकर किससे, मुर्गियों से। तो देखो अगर ये जंतुओं से फैला, जैसे सुअर भी जंतु है, पक्षी भी एक जंतु ही है, जीव जंतु है, तो इसको अपन जूनोटिक रोग भी बोलते हैं। स्वाइन फ्लू को जूनोटिक रोग भी बोला जाता है। आता है ये प्रश्न कि जूनोटिक रोग की श्रेणी में कौन सा रोग आएगा, तो ध्यान समझना, जो रोग जीव जंतुओं से फैलेंगे वो जूनोटिक रोग कहलाएंगे। ध्यान रखना, जू यानी जंतु, जू यानी जंतु, जू यानी जंतु। तो जूनोटिक रोग की श्रेणी में दोनों ही आने लग रहे हैं। ये सुअरों से होगा, ये पक्षियों से होगा। इसका जनक H1N1 और इसका जनक H5N5। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, तेज बुखार आएगा, मांसपेशियों में दर्द भी रहेगा, और देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है, देखो सांस लेने में दिक्कत आएगी। सीधी सी बात है, सांस लेने में दिक्कत। स्वाइन फ्लू में सांस लेने में क्या आएगी, दिक्कत। और इसमें भी देखो बुखार आएगा, आँखों में जलन रहेगी आदि। अगर हम बात करें कि भाई इसका जो टेस्ट अगर हम कराएं तो स्वाइन फ्लू का टेस्ट रहेगा H1N1 टेस्ट। इसका टेस्ट रहेगा दोस्तों H5N1 टेस्ट। जनक H1N1, जनक H5N1, ये सुअरों से फैलेगा, ये पक्षियों से। जूनोटिक रोग दोनों ही हैं। तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, इसमें आंखों में जलन, तेज बुखार आता रहेगा। H1N1 टेस्ट होगा, इसमें H5N1 टेस्ट रहेगा। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू अगर हम बात करें थोड़ी सी और, तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ही जिस मुर्गी को ये होता है ना बर्ड फ्लू, मुर्गी को जैसे ही बर्ड फ्लू हुआ तो इसको क्या है, मार कर और ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, यानी कि दफना दिया जाता है इसको। तो इस तरीके से इसके उपचार भी देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें कि भाई सुअरों से फैलेगा, देखो इसके लिए उपचार के लिए एक चीज़ आती है दवाई, या फिर अपन दवाई भी कह सकते हैं। दवाई जो है इसका वो रहेगा टेमीफ्लू। दवाई लीजिए और स्वाइन फ्लू से छुटकारा पाइए। तो इसमें भी उपचार की बात करें
तो इसका भी उपचार वही रहेगा, टेमीफ्लू। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू कंप्लीट हुआ। कहने का मतलब ये है कि स्वाइन फ्लू की बात करें तो ये H1N1, और अगर बर्ड फ्लू की बात करें तो ये H5N1, और इसकी बात करें कि ये सुअरों से फैलेगा और ये पक्षियों से, पक्षियों में भी किससे, मुर्गियों से। और अगर हम बात करें इसमें कि भाई देखो अब तेज बुखार तो दोनों से आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें क्या करें, सांस लेने में दिक्कत आएगी और ये हवा से फैलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है कि स्वाइन फ्लू जो है वो हवा से फैलेगा और ये भी हवा से ही फैलेगा, दोनों ही हवा से फैलने वाले रोग है। और इसमें मुर्गी को जैसे ही पता चला कि बर्ड फ्लू हुआ है तो इसको मारकर दफना दिया जाता है। इसमें उपचार के लिए टेमीफ्लू लेंगे और इसमें भी उपचार के लिए क्या लेंगे, टेमीफ्लू। टेस्ट दोनों के ये है कि H5N1 टेस्ट होगा इसमें और इसमें H1N1 टेस्ट होगा। ये तो देखो वायरस की जैसा ही है, जैसा वायरस वैसा टेस्ट, जैसा वायरस वैसा ही क्या टेस्ट। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब हम बात करें इसी दरमियान एक और रोग की। तो देखो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं डेंगू की। किसकी बात कर लेते हैं, डेंगू की। बस 2-4 मिनट और लूँगा और उसमें डेंगू कंप्लीट हो जाएगा, फिर थोड़े से रोग और कम ही हो जाएंगे। डेंगू की बहुत सारे रोग पढ़ने हमें, अभी तो शुरुआत ही हुई है मेरे दोस्तों, सारे रोग पढ़ने हमें धीरे धीरे करके, और इतना लोड भी नहीं लेना, धीरे धीरे आराम से क्लियर हो जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। डेंगू की बात करें तो ये जो डेंगू है ना, ये फ्लेवी वायरस से होगा साहब। फ्लेवी वायरस, कौन सा वायरस साहब, फ्लेवी वायरस से होगा। फ्लेवी रट डालो इनको सबको। हमें साहब मंजिल को कह देना है, मंजिल को कह देना है कि अरे मंजिल तू हमसे टकराई है, अरे मंजिल तू हमसे टकराई है, देखना हम तेरे को कितना पछाड़ के मारेंगे। बस आप डटे रहिए वीडियो के साथ और मेहनत करते रहिए बस, और कुछ मत करिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये फ्लेवी वायरस है, डेंगू जो है वो फ्लेवी वायरस हो रहा है, लेकिन जो इसका वाहक है ना, जो इसको फैलाएगा, इस वायरस को जो लेके जाएगा, वो एडीज एजिप्टाई रोग है, एजिप्टाई मच्छर है जो इसको लेके जाता है। फ्लेवी वायरस से होगा, लेकिन इसका वाहक है एडीज एजिप्टाई मच्छर। ध्यान समझना भाई, डेंगू जो रोग है इसमें क्या होगा, इसकी जो अपन लक्षण की बात करी तो साहब सबसे पहले तो आएगा इसको बुखार, और मांसपेशियों में आएगी साहब दर्द, मांसपेशियों में दर्द आएगा, तेज बुखार आएगा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है वो है कि प्लेटलेट्स में कमी आएगी। क्या आएगी साहब, कमी। प्लेटें गिर जाएंगी, हम कहते हैं कि वह प्लेट गिर गई, तो प्लेटलेट्स में कमी आ जाएगी इस रोग के दौरान। अब हम बात करें कि भाई डेंगू जो रोग है वो जानलेवा बीमारी तो है ही, प्लेटलेट्स में कमी आ जाएगी। और उपचार की अगर हम बात करें तो बहुत से लोग इसमें पैरासीटामोल लेते हैं। पैरासीटामोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा मत लो, ज़्यादा नहीं लेनी, और ज़्यादा लेंगे तो ये करेंगे क्या, नुकसान। ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है कि छोटे बच्चों को ORS का घोल पिलाइए। आप क्या करिए, ORS का घोल पिलाइए छोटे बच्चों को, तो डेंगू होने की संभावना उनमें कम रहेगी। अब देखो ORS मार्केट में मिलता है और अपन इसको घर में बना सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ORS को अपन घर में बना सकते हैं। देखो क्या क्या चाहिएगा मैं बता देता हूँ कि भाई देखो ORS हम बना रहे हैं, भाई हमें डेंगू हो रहा है या फिर डेंगू से हमें बचना है, तो हमें भाई ORS बनाने जा रहे हैं। कि ORS के लिए देखो, एक तो आप मार्केट से NaCl ले आओ, सोडियम क्लोराइड, और आप KCl ले आओ, पोटेशियम क्लोराइड, और हमें घरों में सबके मिल जाती है शुगर, चीनी, और हमें चाहिए क्या, पानी। इन सब को मिला दो और क्या बन जाएगा, ORS घोल। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा 4 रोग कंप्लीट हुए। सबसे पहले हमने पढ़ा था पोलियो, और उसके बाद में रेबीज, और उसके बाद में स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, और क्या, डेंगू के बारे में। तो 5 रोग हमने आज कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसी तरीके से आगाज होता रहेगा वीडियो का, और आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, और पुलिस पटवार और रीट को कतई
खा जाइए, बिल्कुल आपने नस नस में बसा लीजिए उस चीज़ को। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल वाले बटन को बिल्कुल मसक दीजिए और वो काला हो जाएगा। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।